सरकारी स्कूल कमजोर पड़े तो प्राइवेट एजुकेशन क्यों बढ़ी? असली कहानी क्या है? जब भी एजुकेशन की बढ़ती फीस पर बहस होती है, एक वाक्य अक्सर सुनने को मिलता है, प्राइवेट स्कूल्स ने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया। सुनने में ये बात आसान लगती है, लेकिन क्या पूरी कहानी इतनी ही है? शायद नहीं। अगर हमें सचमुच समझना है कि भारत में एजुकेशन इतनी महंगी क्यों हुई, तो हमें एक कदम पीछे जाकर ये देखना होगा कि आखिर लाखों पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ रुख क्यों किया। क्योंकि कोई भी परिवार सिर्फ शौक में हर साल लाखों रुपए खर्च नहीं करता। पहले सरकारी स्कूल ही पहली पसंद होते थे। आज से 30-40 साल पहले तस्वीर अलग थी। देश के ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। सरकारी कॉलेज ही हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा आधार थे। प्राइवेट एजुकेशन सीमित थी और कोचिंग इंडस्ट्री लगभग ना के बराबर थी। फिर धीरे धीरे भारत बदलने लगा, इकोनॉमी खुली, प्राइवेट सेक्टर बढ़ा, नई नौकरियां आई, इंग्लिश कम्युनिकेशन की मांग बढ़ी, टेक्नोलॉजी आई, ग्लोबल कंपटीशन शुरू हुआ। पेरेंट्स की उम्मीदें भी बदल गईं। अब वे सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि उनका बच्चा जॉब मार्केट पे आगे निकले। यहीं से एजुकेशन की पूरी दिशा बदलने लगी। पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल को क्यों चुना? हर पेरेंट्स का जवाब अलग हो सकता है, लेकिन कुछ कारण लगभग हर सर्वे में सामने आते हैं। उन्हें लगता है कि वहां इंग्लिश बेहतर सिखाई जाती है, टीचर की अटेंडेंस बेहतर रहती है, क्लास साइज छोटी होती है, टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है, डिसिप्लिन बेहतर होता है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें लगता है कि वहां से बच्चे का फ्यूचर ज्यादा सुरक्षित होगा। ध्यान दीजिए, ये जरूरी नहीं कि हर जगह ये धारणा सही हो, लेकिन निर्णय अक्सर धारणा के आधार पर ही लिए जाते हैं। यही वजह है कि प्राइवेट एजुकेशन लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकारी व्यवस्था पूरी तरह असफल भी नहीं है। यही संतुलन जरूरी है। अगर कोई कहे कि सरकारी एजुकेशन पूरी तरह खत्म हो चुकी है, तो यह भी गलत होगा। आज भी देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कई सरकारी ITI, IIM, एम्स, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आते हैं। कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं। देश के लाखों सफल प्रोफेशनल्स इन्हीं संस्थानों से निकले हैं। यानी समस्या ये नहीं है कि सरकारी व्यवस्था में गुणवत्ता संभव नहीं है। समस्या ये है कि ये गुणवत्ता हर जगह समान रूप से उपलब्ध नहीं है। यही असमानता पेरेंट्स को प्राइवेट विकल्प तलाशने के लिए मजबूर करती है। अब फिर आया कोचिंग कल्चर। अब एक और दिलचस्प सवाल, अगर स्कूल इतना अच्छा है तो कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कोचिंग अलग, मेडिकल एंट्रेंस की कोचिंग अलग, UPSC, SSC, बैंक, इन सब की कोचिंग है। CUET की भी कोचिंग है। यहां तक कि कई शहरों में नर्सरी एडमिशन की कोचिंग तक शुरू हो चुकी है। यानी स्कूल के बाद एक दूसरा एजुकेशन सिस्टम खड़ा हो गया है। ये सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये इस बात का भी संकेत है कि औपचारिक तौर पर जो शिक्षा और दी जा रही है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके बीच का जो गैप है वो बड़ा हो गया है, और उस गैप को भरने के लिए पेरेंट्स को अलग से पैसा खर्च करना पड़ रहा है। असली समस्या कंपटीशन है या कैपेसिटी? हर साल लाखों छात्र अच्छी हायर एजुकेशन चाहते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में सीटें सीमित हैं। कंपटीशन बढ़ता गया, कट ऑफ बढ़ती गई, पेरेंट्स का दबाव बढ़ता गया और प्राइवेट कॉलेजेस का विस्तार होता गया। यानी प्राइवेट सेक्टर सिर्फ डिमांड देखकर आया, लेकिन डिमांड पैदा क्यों हुई? क्यों सप्लाई पर्याप्त नहीं थी? यही वो आर्थिक सिद्धांत है जो एजुकेशन पर भी लागू होता है। क्या प्राइवेट सेक्टर गलत है? मेरा मानना है इस सवाल का जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। एक अच्छी यूनिवर्सिटी चलाने में भारी इन्वेस्टमेंट लगता है। लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, फैकल्टी चाहिए, रिसर्च चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। इन सब की अपनी कॉस्ट होती है। इसलिए ये उम्मीद करना कि हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे देगा, व्यवहारिक नहीं है। लेकिन यही एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है? क्या हर चार्ज उचित है? क्या पेरेंट्स को पूरी जानकारी मिलती है?
क्या रेगुलेटरी सिस्टम पर्याप्त मजबूत है? यही वे सवाल है जिन पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सिर्फ नया करिकुलम नहीं लाई, इसने एक बड़ा विजन भी दिया है। क्वालिटी, एसेसिबिलिटी, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, यानी अच्छी एजुकेशन सबके लिए सुलभ, सस्ती कीमत पर और बेहतर गुणवत्ता के साथ। विजन बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी पॉलिसी की असली परीक्षा उसकी इंप्लीमेंटेशन में होती है, यानी कि आने वाले वर्षों में यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। असली लड़ाई प्राइवेट बनाम गवर्नमेंट की नहीं है। ये बात शायद पूरी सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। हमें प्राइवेट स्कूल से लड़ाई नहीं लड़नी, हमें गवर्नमेंट स्कूल्स को इतना मजबूत बनाना है कि पेरेंट्स के पास एक भरोसेमंद विकल्प हो। कंपटीशन तभी हेल्दी होगी जब दोनों मजबूत होंगे। अगर सरकारी व्यवस्था मजबूत होगी तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर भी क्वालिटी और प्राइसिंग को लेकर सकारात्मक दबाव बनेगा। आखिरकार इसका फायदा छात्रों और पेरेंट्स को ही मिलेगा। एजुकेशन किसी मोबाइल फोन या कार की तरह मार्केट प्रोडक्ट नहीं है, ये एक पब्लिक गुड भी है और एक नेशनल इन्वेस्टमेंट भी। अगर किसी देश की अच्छी एजुकेशन सिर्फ पैसे वालों तक सीमित होने लगे तो कुछ साल बाद उसकी इकोनॉमी पर भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस कितनी है, सवाल यह है कि क्या भारत ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना पाएगा जहां किसी बच्चे का भविष्य उसके टैलेंट से तय हो, उसके माता पिता के बैंक बैलेंस से नहीं। इसी सवाल का जवाब हम इस सीरीज के अंतिम भाग में तलाशेंगे। क्या समाधान संभव है? क्या दुनिया में ऐसे मॉडल हैं जिनसे भारत सीख सकता है? और क्या अभी भी समय है कि एजुकेशन को फिर से आम आदमी की पहुंच में लाया जा सके? तो पार्ट 4 जरूर देखिए और अपनी राय अभी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।